हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है थ्रेड यानी कि चूड़ियाँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे थ्रेड क्या होती है, थ्रेड कितने टाइप की होती है और कौन सी थ्रेड कहाँ पर यूज़ करी जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्रू थ्रेड क्या होती है। स्क्रू थ्रेड एक ऐसी हेलिकल शेप है जो किसी सिलेंडर या कोन के ऊपर चारों ओर लिपटी रहती है, और ये हेलिकल शेप आउटर सरफेस पे भी हो सकती है या इनर सरफेस पे भी हो सकती है। अगर हेलिकल शेप आउटर सरफेस पे है तब वो पार्ट हमारा बोल्ट कहलाएगा, जो कि यहाँ पर है। और अगर ये हेलिकल शेप इंटरनल सरफेस पर है तब उसको हम नट कहेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है हमारा बोल्ट है और ये जो पार्ट है हमारा नट है, और इस तरीके से बोल्ट के ऊपर नट को कसा जाता है। नट और बोल्ट दोनों ही थ्रेडेड पार्ट होते हैं, लेकिन नट के अंदर इंटरनल थ्रेड होती है और बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड होती है। और नट और बोल्ट दोनों को ही यूज़ करके हम किसी भी मशीन के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा बोल्ट है और ये हमारा नट है, और इन दोनों का यूज़ करके हमने इस पार्ट को और इस पार्ट को आपस में जोड़ा है। थ्रेड के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी थ्रेड के कौन कौन से जियोमेट्रिक पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी पिच है, यहाँ पर ये थ्रेड एंगल है, ये एरिया रूट है, ये हेलिक्स एंगल है, ये क्रस्ट है, ये माइनर डायमीटर है, ये मेजर डायमीटर है, यहाँ पर पिच डायमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी डेप्थ है। अब इन सभी पैरामीटर को हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो मेजर डायमीटर क्या होता है? किसी भी थ्रेड का जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है उसको हम मेजर डायमीटर कहते हैं। दो ऑपोजिट क्रस्ट के बीच की दूरी को हम मेजर डायमीटर कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा क्रस्ट है और इसका ऑपोजिट क्रस्ट यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी मेजर डायमीटर कहलाती है। अगर हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है तब दो क्रस्ट के बीच की दूरी, यानी कि ये जो दो ऑपोजिट क्रस्ट हैं इनके बीच की दूरी हमारी मेजर डायमीटर कहलाएगी। लेकिन अगर हमारी इंटरनल थ्रेड है, जैसे कि इस नट के अंदर, तब दो ऑपोजिट रूट के बीच की दूरी हमारी मेजर डायमीटर कहलाएगी, क्योंकि जब इसके अंदर का रूट है वो थोड़ा अंदर होगा और इधर भी जो रूट है थोड़ा अंदर की ओर होगा, तो वो हमारा मेजर डायमीटर कहलाएगा। फिर आता हमारा माइनर डायमीटर। किसी भी थ्रेड के ऑपोजिट रूट्स के बीच की डिस्टेंस माइनर डायमीटर कहलाती है, और ये स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है। अगर हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है, तो यहाँ पर एक ये रूट्स है और यहाँ पर इसका ये ऑपोजिट रूट्स है, तो ये जो डायमीटर है ये हमारा माइनर डायमीटर है। लेकिन अगर हम नट में आएंगे जिसकी अंदर इंटरनल थ्रेड होती है, तब हमारा माइनर डायमीटर क्या हो जाएगा? दो ऑपोजिट क्रस्ट के बीच की दूरी हमारी माइनर डायमीटर कहलाएगी। फिर आता हमारा पिच डायमीटर, इसको हम इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। ये डायमीटर क्या होता है? जब हमारा नट और बोल्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जब इनकी थ्रेड जहाँ पर टच करती है उनके बीच की डिस्टेंस को हम पिच डायमीटर कहते हैं।
और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमारा ये क्रस्ट है और ये हमारा रूट है, तो इनके बीच की आधी डिस्टेंस यानी कि हाफ डिस्टेंस यहाँ पर, और ऐसे नीचे ऑपोजिट में ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा रूट है, और इनके बीच की जस्ट हाफ यहाँ पर और यहाँ पर, इनके बीच का जो डायमीटर है वो हमारा पिच डायमीटर कहलाएगा। पिच क्या होती है? किसी भी चूड़ी से बगल वाली चूड़ी के बीच की डिस्टेंस, लेकिन सुसंगत बिंदु के बीच में, ये जो दूरी है वो हमारी पिच कहलाएगी। इसको हम यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि ये हमारी एक चूड़ी है, ये हमारा क्रस्ट है, उसके बगल वाली चूड़ी है, तो ये भी यहाँ पर भी हमने क्रस्ट लिया है, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गई? हमारी पिच हो गई। यानी कि अगर ये हमारी चूड़ी का एक पॉइंट है तो सेम वही पॉइंट बगल वाली चूड़ी का होना चाहिए। अगर हम इधर आए, ये हमारा रूट है और इसके बगल वाली चूड़ी का रूट क्या है? यहाँ पर है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी? ये भी हमारी पिच कहलाएगी। और अगर एक और पॉइंट लें, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम, तो इसके बगल वाली चूड़ी का दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ पर होगा, तो ये भी क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो चूड़ियों के बीच की डिस्टेंस लेकिन सेम पॉइंट को लेकर या सुसंगत पॉइंट, उसके बीच की दूरी हम क्या कहलाएंगे? पिच कहलाएगी। लीड क्या कहलाती है? अगर हम किसी भी थ्रेड को एक चक्कर घुमाते हैं तब उसके द्वारा एक्सियली जो दूरी चली जाती है उसको हम लीड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने, ये हमारा बोल्ट है, इसके ऊपर ये थ्रेड बनी है, इसके ऊपर हमने एक ये नट को 360 घुमाया, तो ये कितना एक्सियली चला उसको हम लीड कहते हैं। अगर हमारा सिंगल थ्रेडेड स्क्रू है तब हमारी पिच और लीड बराबर होगी। अगर हमारा डबल थ्रेडेड स्क्रू है तब हमारी जो लीड है वो पिच की दुगनी होगी। अगर हमारा ट्रिपल थ्रेडेड स्क्रू है तब हमारी जो लीड है वो पिच की 3 गुनी होगी। हेलिक्स एंगल क्या होता है? हेलिक्स एंगल हमारा होता है यहाँ पर, ये और ये जो हमारा एंगल है ये कहलाता है हमारा हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल की अगर परिभाषा की बात करें तो जो थ्रेड का हेलिक्स है, अब हेलिक्स क्या है हमारा? ये जो चीज़ है ये हमारा हेलिक्स है, और एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन ये हमारी एक्सेस है, ये जो है हमारी एक्सेस है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि ये जो लाइन जा रही है, इसके बीच की जो डिस्टेंस, इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाएगा? हेलिक्स एंगल कहलाएगा। अगर हमारा हेलिक्स एंगल ज़्यादा है तब हमारे फ्रिक्शनल लॉस कम होंगे और थ्रेड की इफिशियंसी अच्छी होगी। थ्रेड एंगल क्या होता है? दो थ्रेड के बीच में जो भी एंगल होगा उसको हम थ्रेड एंगल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल हमारा थ्रेड एंगल है। टूथ एंगल क्या होता है? टूथ एंगल हमको ये बताता है कि थ्रेड्स की फॉर्म क्या है, यानी कि चूड़ी किस डिज़ाइन की है। और हमारा जो थ्रेड एंगल है डिज़ाइन के आधार पर कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या ट्रायंगल शेप हो सकता है। ट्रायंगल शेप को हम वी शेप कह सकते हैं। स्क्वायर थ्रेड हमारी इस तरीके से होती है और ट्रिपल जॉइडल शेप हमारी इस तरीके से होती है, और इसको हम एक्मे थ्रेड भी कहते हैं। ये सारे थ्रेड हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तब कितने टाइप की थ्रेड होती हैं वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनल थ्रेड एंड एक्सटर्नल थ्रेड। अगर चूड़ियाँ बाहर की ओर हैं यानी कि बाहरी सरफेस पर हैं तब उसको हम एक्सटर्नल थ्रेड बोलेंगे,
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको हम मेल पार्ट भी बोलते हैं। अगर चूड़ियाँ किसी खोखले पदार्थ के अंदर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम नट बोलेंगे, और इसको हम फीमेल पार्ट्स बोलेंगे। फिर आते हैं हमारे राइट हैंड थ्रेड। अगर किसी बोल्ट पर हम नट को कसें तो उसकी डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, यानी कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नट को घुमाएं तो वो कसना चाहिए, तब वो हमारे राइट हैंड थ्रेड कहलाएगी। और इसकी दूसरी पहचान है, अगर हम हॉरिजॉन्टली रखें बोल्ट को, तब ये जो झुकाव है वो हमारा राइट हैंड की ओर होना चाहिए, तो वो हमारी राइट हैंड थ्रेड कहलाएगी। इसकी एक पहचान और है, सपोज करते हैं ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा जो ब्लू कलर है इसको हम ऑपरेटर समझ लेते हैं या आदमी समझ लेते हैं, और वो नीचे की ओर देख रहा है या यहाँ पर खड़ा है। अगर हम राइट हैंड थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमा रहे हैं, तब जो हमारा नट है वो ऑब्जर्वर की ओर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये डायरेक्शन है, ये ऑब्जर्वर की ओर है। और अगर हम नट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये ऑपरेटर से दूर जाएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से हम राइट हैंड थ्रेड की पहचान कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होती है? अगर हम किसी बोल्ट पर नट को कसते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तब वो कसेगा। और दूसरी पहचान है इसकी, अगर हम बोल्ट को हॉरिजॉन्टली रखते हैं तब ये जो झुकाव है हमारा लेफ्ट हैंड की ओर होना चाहिए, तब ये हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड कहलाती है। और दूसरी पहचान है इसकी, ये हमारा ऑपरेटर है, और अगर हम नट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जो हमारा नट है वो ऑपरेटर की ओर जाएगा, और अगर हम नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब वो ऑपरेटर से दूर जाएगा, यानी कि इधर की ओर जाएगा। ये इसकी सेकंड पहचान है। अब टेपर थ्रेड क्या होती है? अगर कोई भी थ्रेड किसी टेपर्ड सरफेस पर बनाई गई है तब वो टेपर थ्रेड कहलाती है। ये राइट हैंड भी हो सकती है और लेफ्ट हैंड भी हो सकती है। और इस टाइप की थ्रेड होती है वो हमारे जो बफिंग स्पेंडल्स होते हैं उनकी शाफ्ट पर बनाई जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा बफिंग स्पिंडल है और ये इस तरीके से टेपर्ड है और इसके ऊपर ये हमारी थ्रेड बनी हुई है, और आप देख सकते हैं ये हमारा बफिंग व्हील है। अब वी शेप थ्रेड क्या होती है? वी शेप थ्रेड इंग्लिश के वी शेप की तरीके से होती है और ये सबसे कॉमन टाइप की थ्रेड होती है। इस टाइप की थ्रेड टेप की मदद से, डाई की मदद से, लेथ मशीन की मदद से और मिलिंग मशीन की मदद से आसानी से बनाई जा सकती है, और ये देखने में इस तरीके से होती है। मेट्रिक या इंटरनेशनल थ्रेड। मीट्रिक या इंटरनेशनल थ्रेड सबसे ज़्यादा यूज़ में करी जाती है और ये पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड होती है। इसका जो क्रस्ट होता है वो फ्लैट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका जो क्रस्ट है ये फ्लैट है, लेकिन इसका जो रूट है यानी कि जड़ वो राउंड होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी ये जो जड़ है ये राउंड है और इसका जो एंगल होता है थ्रेड एंगल वो 60 डिग्री होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थ्रेड एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। मेट्रिक थ्रेड को लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, यानी कि M20 × 2.5। अब यहाँ 20 का क्या मतलब है? 20 का मतलब होता है इसका जो नॉमिनल डायमीटर है वो 20 mm है, और ये जो क्रॉस का निशान है यानी कि इंटू का निशान है, इसके बाद जो संख्या है वो ये बताते हैं कि इसकी पिच कितनी है। यानी कि अगर किसी बोल्ट पर M20 × 2.5 लिखा है तो उसका मतलब हुआ उस बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर 20 mm है और उस बोल्ट की पिच 2.5 mm है। अब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थवर्थ थ्रेड क्या होती है? इसको हम शॉर्ट में BSW थ्रेड भी बोलते हैं,
और इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटेन में हुआ था, और इसका जो इन्वेंशन करा था वो सर जोसेफ विडवर्थ ने करा था 1841 में, और इन्हीं के नाम पर इसको विडवर्थ थ्रेड भी कहते हैं। इसका जो एंगल होता है इस थ्रेड का वो 55 डिग्री होता है, और इसके क्रेस्ट और रूट्स वो राउंड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका क्रस्ट है वो राउंड है, और इसका जो रूट है वो भी राउंड है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ये देखने में BSW थ्रेड की तरीके से ही होती है, और इसका एंगल भी 55 डिग्री होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस ये है कि इसका जो TPI है यानी कि थ्रेड पर इंच वो ज़्यादा होगा। यानी कि अगर BSW की बात करें, पहले 1 इंच में अगर BSW में 20 थ्रेड हैं, वहीं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड में 1 इंच में 30 थ्रेड होंगी। यानी कि इसका जो TPI होगा वो ज़्यादा होगा, और साथ ही में ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड की जो थिकनेस है वो कम होगी, जबकि विडवर्थ की थिकनेस ज़्यादा होगी। और इस थ्रेड का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको स्ट्रॉन्ग ग्रिप चाहिए, और जहाँ पर हमारे जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा होते हों। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इस थ्रेड का जो एंगल होता है वो 47.5 डिग्री होता है, और ये उन जगहों पर यूज़ करी जाती है जहाँ पर इक्विपमेंट छोटे होते हैं और डेलिकेट होते हैं। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइसेस, जैसे कि हमारा रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो गए, मीटर्स हो गए, और घड़ियाँ हो गई। इस टाइप की जो थ्रेड हैं वो 12 mm से लेकर 6 mm के नट बोल्ट पर बनाई जाती हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, इस थ्रेड का एंगल 55 डिग्री होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेपर भी होता है, और वो जो टेपर होता है वो 1 फुट में 3/4 होता है। और इस टाइप की थ्रेड सैनिटरी पाइप फिटिंग में बनाई जाती हैं, स्टीम कंडूक में बनाई जाती हैं, और गैस पाइपलाइन में बनाई जाती हैं। आप देख सकते हैं इसका ये जो एंगल है ये यहाँ पर 55 डिग्री है। सेलर थ्रेड क्या होता है? सेलर थ्रेड को हम अमेरिकन नेशनल थ्रेड भी कहते हैं। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसने इस थ्रेड को एक्नॉलेज करा है। इस थ्रेड का जो डिज़ाइन होता है वो वी शेप का होता है, और इसका एंगल 60 डिग्री होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 डिग्री है। इसका जो रूट है वो फ्लैट होता है इस तरीके से, और इसका जो क्रस्ट है वो भी फ्लैट होता है। इसी इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उसने एक और थ्रेड इन्वेंट करी है जिसका नाम है नेशनल फाइन थ्रेड। उसमें भी एंगल 60 डिग्री होगा, लेकिन वो फाइन होंगी, यानी कि उनका जो TPI है वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो 1 इंच में सेलर थ्रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा मात्रा में होंगी। और ये जो फाइन थ्रेड होती हैं उनका यूज़ हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में करते हैं। स्क्वायर थ्रेड क्या होती है? स्क्वायर थ्रेड देखने में इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में होगी, और इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। स्क्वायर थ्रेड की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज़ हम पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी डायरेक्शन में पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, और इस तरीके की जो थ्रेड्स होती हैं उसका यूज़ हम फीड मैकेनिज्म में करते हैं, वाल्स में करते हैं, स्पिंडल्स में करते हैं, स्क्रू जैक में करते हैं। स्क्वायर थ्रेड वी थ्रेड के कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन स्क्वायर थ्रेड के अंदर जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू विडवर्थ थ्रेड।
और अगर हम बात करें पिच की, अगर हमारा डायमीटर सेम है तब BSW थ्रेड के कंपैरिजन में स्क्वायर थ्रेड की पिच दुगनी होती है। फिर आता है हमारा एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसकी जो शेप है वो टेपर्ड होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर हल्का सा टेपर दे रखा है। अगर इसका कंपैरिजन हम स्क्वायर थ्रेड से करें तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनके जो थ्रेड होते हैं, इसके जो एंड होते हैं वो इनक्लाइंड होते हैं, इसलिए इसके अंदर स्प्लिट नट को इंस्टॉल करना और रिमूव करना ज़्यादा आसान होता है और इसमें बैकलेस की भी समस्या नहीं आती है। इसमें जो एंगल होता है वो 29 डिग्री का होता है और एक्मे थ्रेड का यूज़ हम ब्रास के वाल्व में, बेंच वाइज में और स्क्रू कटिंग लेथ में करते हैं। नकल थ्रेड क्या होती है? नकल थ्रेड के जो रूट एंड क्रस्ट हैं वो हाफ राउंड होते हैं और ये भी स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन है। इस टाइप की जो थ्रेड है वो कास्टिंग से भी बन सकती हैं और रोलिंग के द्वारा भी बन सकती हैं। इसका एंगल 30 डिग्री होता है और इस टाइप की थ्रेड्स कांच की बोतलों में, वाल्व्स में, फिटिंग्स में, हाइड्रेंट्स में एंड रेलवे कैरिज कपलिंग में यूज करी जाती हैं। बटरस थ्रेड क्या होती है? बटरस थ्रेड हमारे ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन टाइप होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। इसकी जो एक साइड है वो तो 90 डिग्री पर होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो साइड है ये 90 डिग्री पर है और एक साइड हमारी ये इनक्लाइंड रहती है। इसके अंदर जो पुलिंग पावर है वो स्क्वायर थ्रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और इस थ्रेड का यूज़ उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमको एक ही डायरेक्शन में पावर का ट्रांसमिशन करना होता है, या फिर वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको एक तरफ ज़्यादा खिंचाव की ज़रूरत हो। बटरस थ्रेड के अंदर स्क्वायर थ्रेड और वी थ्रेड दोनों के फायदे मिलते हैं, यानी कि इसमें वी थ्रेड के बराबर मजबूती भी होती है और स्क्वायर थ्रेड के बराबर लो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होता है। इस टाइप की जो थ्रेड्स होती हैं वो हमारी बेंच वाइज में भी यूज़ करी जाती हैं और स्पिंडल्स में भी यूज़ करी जाती हैं। वर्म थ्रेड क्या होता है? वर्म थ्रेड एक्मे थ्रेड के तरीके से ही होती है और इसका एंगल भी 29 डिग्री होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क होता है कि ये एक्मे थ्रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा गहरी होती है, यानी कि इसकी जो डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये जो हमारी डेप्थ कहलाती है, वर्म व्हील में ये ज़्यादा होगी। इस टाइप की थ्रेड का यूज़ हम मोटर व्हीकल के वर्म व्हील में करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।